बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में हलचल रूज पर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 साल के बाद कल पाकिस्तान आ रहे हैं। दुबई से 9 बजे वहाँ के वक्त के मुताबिक वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एक बड़े इज्तिमा से वो खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में कुछ देर रुकेंगे और अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। अब तक की खबरों और अब तक के प्रोग्राम के मुताबिक अगर हम नवाज शरीफ साहब के जाने का सारा प्रोसेस और जो 4 साल उन्होंने मुल्क से दूर गुजारे हैं उसकी वजूहात पर नज़र दौड़ाएं तो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 28 जुलाई 2017 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था। 8 अगस्त 2017 को इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को पार्टी क़यादत से भी नाअहल कर दिया और मुस्लिम लीग नून को हिदायत जारी की गई कि वो अपना नया सरबराह मुंतखब करें। पनामा केस के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 2 माह बाद सितंबर में नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ 3 मजीद रेफरेंसेस दायर किए। नैब की तरफ से जो रेफरेंसेस दायर किए गए वो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़, अजीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुतालिक थे। नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। 24 दिसंबर 2018 से सज़ा पाने वाले नवाज शरीफ साहब मजमूई तौर पर 307 दिन जेल में रहे। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस से मिलता जुलता दूसरा रेफरेंस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का था, जिसमें नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया। 21 और 22 अक्टूबर 2019 की दरमियानी शब नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। 25 अक्टूबर को चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई। 26 अक्टूबर 2019 को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब की अबूरी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई। 26 अक्टूबर को ही नवाज शरीफ साहब को एक हार्ट अटैक आया हल्की नौयत का, जिसकी तस्दीक उस वक्त की वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने की और 26 अक्टूबर 2019 को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब की 2 माह के लिए सज़ा मुअत्तल कर दी गई। 8 नवंबर 2019 को शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त जमा करवाई। 12 नवंबर 2019 को उस वक्त की वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की मशरूत इजाज़त दी। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी और 19 नवंबर 2019 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको 4 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए हलफनामे जमा कराने का हुक्म भी दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों में वापस नहीं आए। अब उसके बाद जनाब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपील दायर की गई, लेकिन वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। अदालत की जानिब से अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अज़ीज़िया मिल केस में उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे इंसाफ के प्रोसेस को एक डील समझती है और वो ये समझते हैं कि ये एक फ़िक्स्ड मैच है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी को ये फ़िक्स्ड मैच लग रहा है तो वो हमारे साथ थे, 2 माह से उनको क्यों नहीं पता चला जब से नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, अचानक उन्हें फ़िक्स्ड मैच नज़र क्यों आने लग गया है। तो नवाज शरीफ साहब कल वापस आ रहे हैं। मुल्क के सियासी मंजरनामे पे बहुत कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने PDM की सरबराही करते हुए 17 माह हुकूमत की। उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो के बराबर थी। आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सके, महंगाई अपने उरूज पर रही और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, चाहे वो कर्जा जात हों, चाहे वो महंगाई की शरह हो। तो ऐसे मामलात के बाद जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो किस बयानिए को लेके अवाम में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की शख्सियत की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। नून लीग का वोटर उनको देख के मुतारक ज़रूर होगा। तमाम शहरों से इस वक्त अगर बात की जाए तो ट्रेन्स के ज़रिए काफ़िलों की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर्स लाहौर पहुंच रहे हैं और कल नून लीग का ख्याल है कि वो तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा मुनक्कद करने में कामयाब हो जाएगी। इसी के साथ जो 2 बहुत अहम और डेवलपमेंट्स हैं आज के प्रोग्राम में, कुछ उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी और PTI और मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पर दरख्वास्त दी हुई थी। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इस केस को फिक्स कर लिया गया है और 23 अक्टूबर को इसकी समाअत होनी है। ये बड़ा अहम केस होगा
اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا 90 روز کے اندر انتخابات کے لیے تیار ہے اگر اس طرح کا کوئی حکم آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ 24 اکتوبر کو وہ کیس بھی فکس ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ ان دو کیسز کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے سیاسی ماحول اور حالات پہ، اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ شیخ رشید صاحب کچھ دنوں سے گم شدہ تھے، لاپتہ تھے، اور ان کے جو بھتیجے ہیں راشد شفیق، ان کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا تھا۔ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، پھر خبر آئی وہ گرفتار ہوئے، اور پھر خبر آئی کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، وہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آج انہوں نے ایک سینئر صحافی منیب فاروق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جو انہوں نے عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کی غلطیوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کچھ اس پہ بھی ہم انالیسز اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور علی گور بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ شیلا صاحبہ، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی یکدم ایک فکسڈ میچ لگنا شروع ہو گئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پیپلز پارٹی کو تو لگ رہی تھی، لیکن اس میں سارے ثبوت تو خواجہ آصف نے فراہم کر دیے، اور یہاں تک کہ ہم نے تو بڑی دعائیں کی تھیں، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر فیصل اور پتہ نہیں کون کون، وہ تو روزانہ شام کو کہہ رہے تھے کہ بڑی سخت طبیعت خراب ہے، اور اس کے بعد کورٹ نے کہا تھا کہ موڈیلٹی ہم نے طے کی ہے، حکومت جانے دے رہی ہے، لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ تو ان کی وجہ سے گئے تھے جو بھیجتے ہیں۔ پھر اب کل انہوں نے کہا کہ یہ تو فکسڈ میچ تھا، اس طرح سے جانا اور پھر اس طرح سے آنا، تو ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، گھر سے ہی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے طنز کیا میرا خیال ہے آپ پہ کہ آپ ان کے ساتھ تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اب آپ کو اچانک فکسڈ دیکھیے، میچ لگنا شروع ہو ہمیں گیا۔ اس طرح کی اگر باتیں پتہ ہوتی تو گھڑی خدا بخش جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کی قبروں سے نہ بھرا ہوا ہوتا، ہمارے کارکنوں سے نہ بھرا ہوا ہوتا، ہماری پارٹی کے لوگ جیالے نہ کہلاتے اگر ہم اس کا حصہ ہوتے۔ سیدھی بات یہ ہے نہیں، کہ آپ کیا چاہتے، کیا ہوتا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آتے پھر دوبارہ سے اسی پولیٹیکل اور جوڈیشل وکٹمائزیشن کا شکار ہوتے جس کا وہ گلہ پہلے کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نہیں کہہ رہی، اس ملک کی تاریخ کہہ رہی ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب کی ضمانت تھی تو ان کی طبیعت خراب تھی، خود شیخ رشید نے کہا کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، لیکن کہا کہ اسٹریچر پہ ڈال کر لاؤ، لیکن لے کر آؤ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تو سندھ میں مقدمہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ پھر شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے، لیکن ان کا ایک تو اسٹاپ لسٹ میں بھی نام ہو گیا تھا، اور وہ خود آ رہے تھے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، گرفتاری دے رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جاتے کورٹ میں ان کو جہاز سے گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اب اتنی ذہین ہو گئی ہے عدالت کہ دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گئی، تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ میں کوئی 1 منٹ میں، دوسرا امریکہ میں کوئی 6 منٹ میں، اور ہمارے یہاں کل 7 منٹ میں فیصلہ ہو گیا۔ اور میں جو پروگرام سنتی تھی جس میں ظاہر ہے کہ میں تو قانون نہیں جانتی، جو آئین و قانون کو سمجھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں خود حاضر ہونا پڑے گا، اور وہ جیل سے گئے تھے، ان کے مقدمے ہیں۔ تو بہرحال میری جہاں تک پارٹی کی خواہش ہے، پارٹی کی تو خواہش تھی کہ میاں نواز شریف آئیں، اور پی ڈی ایم میں دڑاڑ اسی لیے آئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے، اتنی بڑی ٹھیک پارٹی ہے، جس کا ملک کا وزیر اعظم بھی ہے وہ کیسے چلائیں گے۔ تو ماشاءاللہ مبارک ہو، ہماری عدالتیں تیز ترین فیصلہ دینے میں دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گئیں، ورنہ اب تک تو ان کا ایک ریکارڈ چل ٹھیک رہا ہو گیا۔ تھا کہ اچھا، آپ نے کچھ تو مثالیں دی اس ہیں، لیے ہم اس یہ بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں۔ اس مثال کی دوسری بحث بات میں جو نہیں سب سے جاتی۔ افسوسناک ہے، جی جی، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن سے تو بھاگ ہی رہے تھے، بلکہ میں بھی ایک ٹویٹ کر رہی تھی، رک گیا پروگرام، شروع ہو گیا، لیکن الیکشن کی تو تاریخ نہیں آ رہی تھی کہ چلو میاں صاحب آ جائیں، نہیں لگ رہی تھی عدالت میں، اب لگے گی بھی، لیکن لگ اس کے گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جو مجھے افسوس ہے کہ سینٹ کو عضو معطل بنا رکھا ہے۔
3 रिक्वेजिशन जो है पीपल्स पार्टी ने दी और किसी पार्टी ने हमारे 23 अरकान है 26 अरकान की जरूरत है उनको बहाने कर करके जो है उनको सेनेट का इजलास नहीं बुलाया गया। अब हमने कहा है कि भाई आप सेनेट का इजलास बुलाया, अच्छा ताला डाला हुआ है हमारे अच्छा, बाला ठीक हो में। गया। मैं ये पूरी दोनों दुनिया बातों पे वापस फलस्तीन से आती हूँ। यकजहती कर रही है। हमारा एक ही हाउस है, इस वक्त एक ही हाउस है, उसमें भी ताला है और नून लीग कहती है हाँ होना तो चाहिए लेकिन पार्टी से पूछेंगे। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बस रुख अब पे वो उनके लीडर आ किस रहे हैं ना, तरह से मैच फिक्स किया है, वो फैसला इन्होंने किस करेंगे। तरह मैच फिक्स किया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको भी ये फिक्स्ड मैच लग रहा है? पीपल्स पार्टी को तो लग रहा है। वो कहते हैं पार्टनर्स इन क्राइम, हैंड इन ग्लव। तो फिक्स मैच की क्या जरूरत है? मैच सजाए ही उनके लिए जा रहे हैं, फिक्स मैच क्यों कर रहे हैं? जो हालात हैं, तो ये जिस किस्म पार्टनर्स इन क्राइम के आप किसको कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं? जितनी पीडीएम की पार्टीज थी, अच्छा, नॉट ओनली देम, व्हाई ओनली वन, ऑल ठीक। ऑफ देम। बात यह है कि ये सब कुछ जब लिखा गया था और शुरू हुआ था तो इसका इख्तिताम तो यही लिखा गया था, वरना फायदा क्या था? ये पूरी कहानी शुरू करने का फायदा क्या हुआ होता अगर ये इख्तिताम पहले से सोच के नहीं रखा गया? अच्छा, इन लोगों से क्या क्या वादे किए गए थे, बंटवारा कैसा होगा, वो शायद बंटवारे में कुछ मसला हो गया हो। अच्छा, तो बाकी मैं समझता हूँ कि वरना सिंध हाउस कैसे इस्तेमाल हुआ? सिंध हाउस के अंदर 400 पुलिस वाले क्यों इस्तेमाल किए गए, ये जो सिंध से लाए गए थे, और वो भी कैसे प्लान के साथ लाए गए थे कि बिलावल की सेफ्टी के लिए जा रहे थे वो पूरे मार्च के साथ, और फिर वो वहीं रुक गए। एक मसला कोई है, आप ये देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में, मैं तो बहैसियत बिजनेसमैन, एज अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एंड इवन एज अ पॉलिटिशियन, मुझे नहीं याद कि मेरी 21-22 साल की उम्र से अदालतों के चक्कर तो लग ही रहे हैं किसी न किसी एक मामले में, कि कभी आज तक मैं किसी भी केस किया हो उसमें मेरा जब तक अंगूठे का निशान नहीं लिया गया हो। अब तो बायोमेट्रिक शुरू हो गई, जब नहीं भी होती थी तो उस वक्त भी शैला को भी पता होगा, अपने अली गौर को भी पता होगा, आज तक ये नहीं हुआ कि अगर मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा और वो तो मुकदमा शुरू नहीं होगा, ठीक कोई है। भी शुरू नहीं है। ये भी हो गया। फिर ये है कि बंदे का होना भी बहुत जरूरी होता है, वो भी अदालत में मौजूद नहीं था, वो भी हो गया, भी बड़ी अच्छी बात है। जो फैसला रिकॉर्ड कायम हुआ वो तो चलिए, फैसला 6 मिनट में पहुंच गए, 32 सफे का जजमेंट भी लिख दिया भाई 10 मिनट के अंदर में, तो वो भी हो गया। वो आपको भी भी जो आदमी बीवी की शॉपिंग के लिए को अदालत छोड़ता था, वो बहन के इंतकाल के ऊपर जनाजे को छोड़ के आ गया फैसला देने के लिए। कमाल है ना, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। ठीक है। सो मुझे आपको भी लगता है कि ये फिक्स्ड मैच है और आप कह रहे हैं? ये मैं इससे एक चीज आगे जाना चाहता हूँ। जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें सही हुई हैं तो फिर जुडिशरी खामोश रहे। वो फौज के अफसरान जिन्होंने अहद लिया है पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान की सलामती का, वो खामोश रहे। और अगर उनको जरा सी भी पास है अपने अहद की और शर्मो हया है बकौल आसिफ, ख्वाजा आसिफ की, तो अगर ये काम किसी छोटे मोटे जज ने कर दिया तो उसको इन्हें तब्दील कर देना चाहिए, ठीक आज ही है, रात तब्दील कर ठीक हो देना गया। चाहिए। मैं जरा अली गौर बलोच नहीं साहब के पास ले करेंगे, जाऊं। ठीक, नहीं आप करेंगे, दोनों तुम बातें आ नहीं गई। करेंगे, मुल्क जरा की अली गौर अदलिया बलोच साहब से जवाब पे लेने दीजिए। इतना बड़ा अली गौर धब्बा बलोच पड़ेगा, साहब, इसको ठीक हो नहीं सकता। आपके लिए इतनी एफिशिएंट हो गई जुडिशरी जिसपे आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। चलें, पीटीआई से तो आप एक हरीफ जमाते हैं तो वो हरीफों वाली बात करेंगे। पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि फिक्स्ड मैच है और डील हो गई है। तो मियाँ साहब किसके साथ डील करके आ रहे हैं? और जुडिशरी में सारे एतराज़ात ख़त्म हो गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिलीफ मियाँ साहब को मिलना शुरू हो गया। तो क्या खुशकिस्मती हो गई है नून लीग की तरफ या हवाएं नून लीग की तरफ चली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हालात ये है कि हवाएं नून लीग की तरफ नहीं हुई। एक तो मुझे दोनों की आवाज नहीं आ रही थी, मेरे साथियों की जो अच्छा। बात कर रहे थे, आपकी बात मैं सुन रहा था। और दूसरा ये है कि एक्चुअली अल्लाह के फजलो करम के साथ नून लीग एक वो जमात है जिसने हमेशा नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत
پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے, بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں کر سکی, یا ان کی توجہ کسی اور طرف سے تھی جب ان کو اقتدار ملتا رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عوام اس ٹائم کو, جس ٹائم میں مہنگائی 4% تک رہی, جس ٹائم پہ آٹا کی چینی جو تھی وہ ملک میں سستی تھی, ہاسپٹلز میں ادویات تھی, نئی یونیورسٹی اور نئے ہاسپٹلز بن رہے تھے, ری ایبلیٹیشن کے کام ہو رہے تھے چیزوں کے, تو وہ لوگوں کو وقت نہیں بھولتا. ایک ان 13-14 ماہ پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں اس میں اتحادی حکومت تھی اور اس کے لیے اپنے ایک جس طرح سے وہ مائنز کھود کر گئے تھے ایک اس وقت کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر, تو ظاہر ہے مسائل تھے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا, آئی ایم ایف سے وہ معاہدہ ریویو کرنا, جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی آلریڈی پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑا قرضہ لے کر گئے, اور نہ صرف قرضہ لیا, ملک کے اوپر ایک پھوٹی کوڑی نہیں لگائی. البتہ ان کے ٹائم میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ بڑے بڑے ڈاکے وہ ڈالتے رہے, ملک کو بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے لوٹا, جس میں قابل ذکر آپ کو یاد ہے کہ وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں, گھڑی چوری کے واقعات, پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بی آر ٹی پشاور کے قصے, رنگ روڈ کے قصے, فرا گوگی کے ذریعے اربوں کی کرپشن کر کے اس کو لیکن وہ تو اب عدالتوں میں ہے نا سارے کیسز, ان کے خلاف تو تحقیقات جاری ہیں. میں تو میاں صاحب جو ہیں جن کے خلاف اتنا زیادہ اتنے فیصلے آ رہے تھے, ان کے خلاف اتنی سختی برتی جا رہی تھی, اب ان کے لیے نرمی کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیل ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں کوئی انڈرسٹینڈنگ اور کوئی ڈیل نہیں ہے. نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں جب جیلی اور جھوٹے مقدمات میں, ایک غیر قانونی اور غیر آئینی مقدمات میں ان کو سزا سنائی گئی, تو وہ اس وقت واپس آئے جب ان کی اہلیہ بیمار تھی اور شدید ذلیل تھیں, زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں. واپس آئے, واپس آ کر اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ عدالتوں, قانون اور آئین کے آگے سرنڈر کیا. اگر جھوٹے مقدمات ہیں, جیلوں میں گئے, 2 سال جیل میں رہے, جیل کے اندر تھے کہ اہلیہ کی وفات ہوگی, کسی نے فون پر بات تک نہ کرنے دی. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ قانون کے آگے سرنڈر کیا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوں تو یہ کہتے ہیں باہر کیوں بیٹھے, اگر ملک میں آ جائیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں کیوں آئے ہیں. اصل میں ان کو یہ چاہیے تھا, اگر انہوں نے اپنے ادوار میں ڈاکے نہ ڈالے ہوتے اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے دور میں ڈیلیور کیا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ آج نون پر تنقید کرنے کی بجائے مطلب ہے کہ یہ اپنے ووٹ اکٹھے کرتے ہیں, اپنی پاپولیرٹی کا ذکر کرتے ہیں. اب ان کے پاس ہے کہ, لیکن میں ادھر ایک قابل ذکر بات بتاؤں کہ اگر مطلب ہے کہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ جس بندے کو ہمیشہ سے سہولت کاری عدالتوں کے ذریعے ملی, جس کو جسٹس کھوسا سے لے کے جسٹس بندیال سے لے کے مطلب ہے کہ ثاقب نثار سے لے کے ابھی مطلب ہے 8 منٹ میں 11 ضمانتیں ایک ہی ٹائم پہ, 8 منٹ میں 11 ضمانتیں, وہ دوسروں کو بولتے ہیں کہ ان کی سہولت کاری ہوئی. میں تو حیران ہوں, مطلب ان سے پوچھے نا کہ وہ 11 ضمانتیں ان کو 8 منٹ کے اندر. اچھا, مجھے ذرا کوئکلی آپ تینوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پہلے شعلہ آپ بتائیے کہ میاں صاحب کے لیے اب وہ چلیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ڈیل ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے, ہی از کمنگ بیک 4 سال کے بعد, کیا سیاسی محاذ میں تبدیلی آپ دیکھتی ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ ظاہر ہے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, خواجہ آصف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مخلوط حکومت ہوگی, اور ہمارے سورسز بھی یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف زرداری صاحب کے ساتھ چلیں گے. تو کیا تبدیلی ہے ان کے لیے بڑی؟ شہباز شریف صاحب نے ابھی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے رکھا, 17 مہینے کی پرفارمنس, ظاہر ہے وہ آپ سب کی سانجھی پرفارمنس ہے, لیکن کیا بڑا چیلنج ہوگا میاں صاحب کے لیے؟ دیکھیے, بڑا چیلنج تو اکانومی ہی ہوگا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے جس طرح سے
कि मियाँ साहब की मदद के लिए स्कूलों में यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे हुए हैं और पानी की बॉटल्स पे लेबल चिपका रहे हैं। बसें हो रही हैं इस्लामाबाद वगैरह में मुख्तलिफ जगहों से, और बाप पार्टी भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा। तो मुझे लगता है नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद आवाज़ आएगी कि जब हमें बिल पास कराना होता था तो फिर मेंबरान को फ़ोन किए जाते थे, क्योंकि जब बिठाए जाते हैं 7 लोग तो परफॉर्मेंस वो नहीं होती है और मसाइल आते हैं। तो जिस तरह से लोग बिठाए जाएंगे और जिस तरह से इस्तेकाम पार्टी बनाई गई है, तो ये बात तो बिल्कुल सामने है कि हंग पार्लियामेंट होगी। लेकिन मियाँ साहब के लिए या नून लीग के लिए कि अगर उनकी हुकूमत इस तरह से बनाई जा रही है, बहुत मुश्किलात का सामना होगा, डिसीजन लेने में बड़े ठीक है, मसाइल आप आएंगे। दोबारा उसी तरफ इशारा कर रही हैं जो 2018 के मनाजर थे, वो मेरे जहन में आए जब आपने बाप पार्टी का जिक्र किया, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिरदौस शमीम नकवी और अली गौहर बलोच साहब के पास भी ये नुक्ता लेके जाएंगे कि क्या वाकई मियाँ साहब अब बतौर वज़ीर आज़म, आइंदा वज़ीर आज़म के वापस आ रहे हैं मुल्क में, उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई है निज़ाम की। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और ब्रेक पर जाते हुए फिरदौस शमीम नकवी साहब, शैला साहिबा कह रही थी कि जिस तरह से लग रहे हैं हालात, लगता है कि मियाँ साहब की हुकूमत होगी, हंग पार्लियामेंट होगी, लेकिन मामलात मुश्किल ही रहेंगे। आपको भी लगता है कि मियाँ साहब को बतौर वज़ीर आज़म वापस आने के लिए एक रास्ता और ग्रीन सिग्नल दिया गया है? मेरा ख्याल से देखिए, पहली चीज शैला ने कहा कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। आई डोंट एग्री विद दैट। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं हो और किसी ने इम्पोज की हो, उसको गवर्न करना ही जो है, और उसको एक्सेप्टेबिलिटी जो है लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, उसके इकदाम बड़े मुश्किल होते हैं। दूसरी चीज, जो इनको इम्पोज करा रहे हैं उसका नाम है पाक फौज के जर्नैल। मैं बड़ी खुली बात करना चाहता हूँ, ये मेरे मुल्क का मसला है, चाहे मुझ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी और एक वफादार पाकिस्तानी, एक टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ। कोई दुनिया की फौज अब कोई डिफेंस नहीं कर सकती जब तक उसके अवाम उसके साथ ना खड़े। ये जो फैसले हो रहे हैं और जिस तरीके से हो रहे हैं, ये अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा कर रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ मेरी अव्वलीन कोशिश है कि ये खलीज ना पैदा हो, इससे कि पाक फौज एक एसेंशियल कंपोनेंट है। पाकिस्तान इस वक्त दुश्मनों से घिरा हुआ है, ईस्टर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर, हर तरफ से हमें कन्फ्रंटेशन है। हमारे लिए फौज इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, और ये फौज के जर्नैलों ठीक है, को, तो आपको लगता है ये भी आइंदा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, इस खलीज को भी कम करना, जो जिसकी भी हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बने। अली गौहर साहब, अनपॉपुलर हैं आप, कैसे पॉपुलैरिटी अपनी साबित करेंगे? क्योंकि जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो तो लोग समझते हैं कि नून लीग का वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल भी पंजाब में बिल्कुल भी नहीं रहा आपका वोट बैंक। देखिए, ये तो फिर दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, मैं यही कह सकता हूँ। और दूसरा ये है कि इसका तयन तो इलेक्शन में हो जाएगा कि नून लीग की पॉपुलैरिटी है कि नहीं है। और कल का जो अवाम का इज्तिमा है वो भी बता देगा कि नून लीग की पंजाब में तो पॉपुलैरिटी नहीं है। सिंध से भी लोग आ रहे हैं, कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, तो फिर घबराहट किस बात की है? बात करने का मकसद ये है कि ये सारी वो बातें हैं जो मतलब है कि एक जाहिर है कि इलेक्शन का माहौल है, और उसके अंदर जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोई ना कोई तो बात करेंगी नहीं। कोई हम वो पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है तो जो एक दूसरे में जम हुई हैं। हाँ, हम में से पीपल्स पार्टी और हम इकट्ठे अपोजिशन में रहे हैं, हुकूमत में इत्तेहादी रहे हैं, तो जाहिर है अब इलेक्शन का माहौल है, हर पार्टी का अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो है। सही। तो अच्छा, अब जरा इलेक्शन में होगा, अब अगर इलेक्शन हमें वोट देंगी, अगर अवाम हमें वोट देंगी तो हम इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, फिरदौस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अली जरा एक अली जिसको चाहिए जी, अली एक मिनट रुकिएगा, अली एक मिनट। नकवी साहब को मैं कहता हूँ कि कल का जलसा आकर देखें जी ठीक है, बताएं कि फिरदौस नकवी साहब आप भी आ जाएं लाहौर जलसे में। और
नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इनकी हुकूमत मुझे छोड़ेगी तो मैं जाऊंगा ना, हुकूमत भी इसका जलसा कराने वालों की है। अच्छा। बात सारी ये है कि एक तरफ एक मुजरिम है, कन्विक्टेड है, उसको बेल दी जा रही है जलसा करने के लिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान जो कि कन्विक्टेड नहीं है, एक्यूज्ड है, इंडाइक्टेड भी नहीं है अभी, उसको भी बेल दे दो, एक दिन के वक्फे पे जलसा करेंगे और फिर देखते हैं कि किसके लोग ज्यादा है। ओपन चैलेंज है, फौज को भी है, इस्टेब्लिशमेंट को भी है और पीएमएलएन को भी है। पीपल्स पार्टी को आपने भी क्लीन चिट दे दी। अली गौर, नहीं, पीपल्स पार्टी तो बी टीम है, हम तो ए टीम की बात कर रहे हैं, इस वक्त बी टीम का जिक्र क्या करना। अच्छा आपने तो हाँ, लेकिन कभी आप एक टीम थे। अली गौर बलोच साहब, ये जो माजी की बातें हैं वो कहते हैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, तो अब उसको छोड़ते हुए आज केस जो है वो फिक्स हो गया है और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुना जाएगा 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस का मामला। शैला, पहले आप इस पर कमेंट कीजिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की मुतफरक दरखास्तें हैं और जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल है वो भी वैसे फिक्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट दोनों अहम केसेस सुन रही है। लेकिन पहले अगर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर की बात कर लें तो पॉसिबल होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन काफ़ी काम कर चुका है हल्का बंदियों वगैरह पे। हम तो कहते हैं कल हो जाए, हम कल के लिए रेडी हैं। अच्छा। और हमें कोई मसला नहीं है। देखें, बात ये है कि अभी ये बात हो रही थी कि वो पार्टीज कहाँ हैं जिनका को वो नहीं है। पीपल्स पार्टी पे जितने सख्त हालात रहे, 150 मुकदमात एक कारकुन पे, कोड़े, जेलें, उसके बावजूद पंजाब में एक आध सीट लेती रही है, अगर बहुत मुश्किल हालात में भी। लेकिन सिंध में तो कोई एक सीट भी नहीं है अभी तक नून लीग की, और भेजा भी इन्होंने था तंजीम साजी के लिए तलाल को, तो कोई ख़ास रिजल्ट नहीं हुआ। कल तस्वीर दिखाई जा रही थी कि आम लोकल ट्रेन जो चलती है वो खचाखच भरी भी जाती हैं, लेकिन जो स्पेशल ट्रेन की गई वो खाली रवाना हुई है। तो हालात अभी इलेक्शन के नून लीग के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहे। एक पर्दे वाहिद पर वो इत्तफा किए बैठे हैं और एक नैरेटिव जो है वो नहीं हो सका। अब कल का नैरेटिव कितना इफेक्टिव होता है ये देखना होगा। ठीक है जी, एक और ब्रेक के बाद वापस आती हूँ जी। शेख रशीद साहब जो हैं वो भी मंजरे आम पर आ गए हैं और उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। और इलेक्शंस वक्त पर अगर होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे इंश्योर होगी, क्योंकि लग रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है तो हो सकता है 90 रोज़ के अंदर का ही फैसला आ जाए। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और अली गौर बलोच साहब, शैला साहब को लग रहा है कि आपके लिए भी इलेक्शंस का जो सूरत हाल है वो बड़ी मुश्किल होगी। वो कह रही हैं जो कराची से ट्रेन चली आपकी खुसूसी, वो तो खाली ट्रेन थी। वो देखें, शैला मेरी बहन है, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी भी वीडियोस देखी हैं तो उसमें तो मतलब है कि जो बेशुमार लोग हैं वो ट्रेन के ऊपर चढ़ भी नहीं सके और बिल्कुल ट्रेन भरी हुई थी। और कल का जलसा बता देगा कि उसमें कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं हैं। उस जलसा वो मतलब है कि वो मुंह बोलता सबूत होगा। जाहिर है कम लोग होंगे फिर भी नजर आ जाएंगे, ज्यादा होंगे फिर भी नजर आ जाएंगे। तो इलेक्शंस आपको भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। ओके। और ये पहली दफा है कि लोग सिंध से भी माशाल्लाह बड़े पुरजोश तरीके के साथ आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को कराची में वोडा के मुकाबले में भी धांधली करके हराया गया था। इस बात का इल्म शैला साहब को भी है और बाकी लोगों को भी है। मुझे मालूम है, लेकिन दूसरी दफा सीट हमने जीती। अच्छा, मुझे जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछने दीजिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर फैसला आ जाता है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि दरखास्तें हैं और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में दरखास्तें हैं और ख़ास साहब के केसेस के फैसले आने में भी वक्त है, उनके बगैर PTI लेवल प्लेइंग फील्ड देखती है इलेक्शन में जाने का? फैसला तो आप लोगों ने किया हुआ है। पहली चीज, जैसे ही 90 दिन के इलेक्शन का फैसला आएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबवर्जन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फारिग कर दिया जाएगा। पंजाब की चीफ मिनिस्टर को भी फारिग कर देना पड़ेगा,
केपी के चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा और काकड़ साहब की गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। इससे कि इन सब ने मिलजुल के ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, बल्कि लॉ प्रिवेल करेगी जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करेगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया है रादर देन द डेट इटसेल्फ। जहां तक इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, वो हम भी लड़ने को हर वक्त तैयार हैं, इसलिए कि हमारे तो जितने सर्वेज हुए, चाहे गैलप का ले लें या पल्स का ले लें या रिपब्लिक का ले लीजिए, तीनों सर्वे जो आए हैं उसके लिहाज से हमें तो परेशान उस लिहाज से होना नहीं चाहिए। अच्छा, आखिर में फिरदौस शमीम नकवी साहब, जरा एक जुमले में अगर शेख रशीद साहब भी मंजर आम पर आ गए, उनके हवाले से भी बता दीजिए। जाहिर है वो आपकी पार्टी का हिस्सा। शेख रशीद साहब का जो बयान है, या फर्रुख हबीब का है, या उस्मान डार का है, या हमारे सदाकत अली अब्बासी का है, जो बयान 15-20 दिन आदमी के गायब रहने के बाद आएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अगर ये लोग अच्छे सच्चे ईमानदार लोग हैं, एक तो उनसे कुरान पे हल्फ रखवाएं, उनके सारे खानदान वालों को बिठाएं, उनके दोस्त अहबाब को बिठाएं, उनके हलके में लेके जाएं। ये सियासी लोग हैं, ये फैसले अकेले नहीं करते कि हमने इस पार्टी से उस पार्टी में जाना। अली गौर बलोच साहब, आप किस तरह से इसके जो देखते होते हैं? हैं- शेख साहब भी साथ छोड़ गए खान साहब का। देखिए, साथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। जिसने मुल्क में साथ नहीं आग छोड़ा। लगाई ठीक है। है, जिसने फौजी उनके साथ तनसीबात किया पर तो हमला खैर। किया है, जिसने शोधा की यादगारों को तोड़ा है, जिसने पाकिस्तान किया के तो मोटरवेज खैर, को मेरे आग साथ लगवाई है। होगा, आप तो मैं बयान नहीं कर उसके सकता। आज आप फरा गोगी को पाकिस्तान में लाएं, वो भी गवाह बनने के लिए तैयार है। मैं कहता ये हूं तो फराह टाइमर, गोगी मुझे तो करप्ट लगता है है, बुशरा उसको बीबी भी पकड़ो। वादा फराह माफ गोगी का गवाह कोई बनेगी। मीडिया से ताल्लुक नहीं है, बुशरा कोई बीबी ताल्लुक भी नहीं है। वादा माफ गवाह फिरदौस बनेगी। शमीम नकवी अगर करप्ट है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, फिरदौस शमीम नकवी करप्ट है तो वो पीटीआई से नहीं है। जो भी है, उसको पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाए, शैला साहिबा, किसी जमात लास्ट किसी कमेंट, जमात का लास्ट उससे कमेंट पार्टी आपका। का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सजा होनी चाहिए। जी ठीक है, जी ठीक ये है। जी नहीं शैला, कि जी शैला कतली साहिबा। खत दिखा के भाग, कतली देखिए, खत दो नहीं, बातें, वो दो पूरी बातें। डिटेल जो तुम कहते थे मैं डिटेल दूंगा, शेख आज रशीद पेपर जो ट्रेल है वो दूंगा। जी ठीक है, ठीक है। सियासतदान नकवी हैं। साहब आपकी बात आ गई जी। शेख रशीद पुराने सियासतदान हैं, हर हुकूमती पार्टी में वो तकरीबन रहे हैं, हर डिक्टेटर के साथ चले हैं। तो मेरे ख्याल में कि उनमें इतनी करेज होनी चाहिए कि वो अदालत में जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों तो इस बयान की कोई अहमियत नहीं रहेगी अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने बात करें। देखिए, मैं बार बार बात करती हूँ, 90 में जब हमें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया था तो हमें इतनी अकल भी नहीं होती थी कि बहरहाल इतनी अकल नहीं थी, तो हमारी साथ जो खातून थी, लड़की थी, उसको जब उन्होंने कहा कि क्या किया था, तो उस पे हमने कहा नहीं, इसको मारा था, इसको लटकाया था, फिर बयान हुआ है। तो हम उस वक्त भी जो है वो ये करेज रखते थे। ठीक हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि जिनसे इस तरह से ये कराया गया है वो अदालत में पेश हों और फिर ये करेज दें। बिल्कुल ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, अली गौर बलोच, तीनों की गुफ्तगू आपने सुनी जी। कल एक बड़ा दिन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। पाकिस्तान के सियासी नक्शे में ज़ाहिर है बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर उन तब्दीलियों को कैसे एड्रेस करेगी, कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।